देहरादून में तेज धमाके से फैली दहशत, घरों से बाहर निकल आए लोग। प्रेम नगर में धमाके से मची अफरा तफरी, ब्लास्ट की आवाज सुनकर सहमे लोग। धमाके की आवाज से दहल गया देहरादून, हिलने लगी धरती, दहशत में आए लोग। सोमवार को देहरादून के आसमान में ऐसा क्या आया कि कांप उठा शहर। 10 किलोमीटर की रेंज तक गूंज उठी आवाज, पब्लिक में पैनिक के हालात, प्रशासन में मची भगदड़। देहरादून में विस्फोट ने पैदा किए भूकंप जैसे हालात, वाडिया इंस्टीट्यूट ने किया खुलासा। वाडिया इंस्टीट्यूट के खुलासे से हर कोई हैरान। सोमवार को देहरादून की वादियों में धमाके की गूंज से हाहाकार मच गई। करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र तक तेज धमाके की आवाज से पूरा शहर सहम गया। पब्लिक परेशान थी और प्रशासन हैरान था, क्योंकि देहरादून में ना तो कोई विस्फोट हुआ था, ना ही आसमान में ऐसी कोई हरकत हुई थी। बावजूद इसके धमाका इतना तेज था कि धरती कांप उठी, लोगों के घरों के दरवाजे, खिड़कियां हिल गईं। धमाके को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम के फोन घनघनाने लगे। हर तरफ से धमाके की ही शिकायत आ रही थी। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि धमाके की आवाज आसमान से आई थी। इस खुलासे से पुलिस भी हैरत में पड़ गई। देहरादून के कंट्रोल रूम में लगातार पब्लिक के अचानक से कॉल्स आने लगी कि उन्होंने तेज धमाके की आवाज सुनी है। खासकर ये धमाके की आवाज हमारे कैंट एरिया, FRI और IMA जहां से तो वहां से ज्यादा कॉल्स थी, लेकिन दूर दूर तक कॉल्स आने लगी जो करीब 15 से 20 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रही थी। तत्काल संबंधित थाने चौकी और जो कॉलर्स थे उनसे वेरीफाई भी किया गया। उनके द्वारा कहीं जमीनी स्तर पर कहीं कोई विस्फोट या ऐसी कोई हताहत होने की या कहीं कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन जब विस्तार से पूछताछ की गई कॉलर से भी और मौके पर आकर लोगों से, तो पता चला कि हवा में कहीं उनके द्वारा एक तेज साउंड की आवाज आई और जिससे उनके खिड़की दरवाजे हिल गए या कहीं बहुत ज्यादा वॉइस थे। अभी तक जो भी वेरिफिकेशन हमने डिफरेंट एजेंसी से किया तो कहीं भी ग्राउंड लेवल पर कहीं भी कोई ऐसी घटना अभी प्रकाश में नहीं आई है। इस रहस्यमयी आवाज को लेकर अब वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान ने बड़ा खुलासा किया है। वाडिया इंस्टीट्यूट की रिसर्च में पता चला कि यह धमाका देहरादून के आसमान में सुपरसोनिक विमान के गुजरने से हुआ था। बताया जा रहा है कि यह आवाज सुपरसोनिक बूम के चलते आई थी, जिसके चलते धरती के भीतर भूकंप भी आया। वाडिया इंस्टीट्यूट में लगी सिस्मोग्राफ मशीन में धमाके की आवाज को रिकॉर्ड किया गया। संस्थान के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इतनी तेज आवाज वाडिया के सिस्मोग्राफ में अब तक रिकॉर्ड नहीं की गई थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस दिन ये रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, उस दिन वायुसेना का अभ्यास चल रहा था। आसमान में तेज रफ्तार से सुपरसोनिक विमान के गुजरने से आवाज आई, जिससे रिएक्टर स्केल पर 1.5 की तीव्रता वाला भूकंप भी महसूस किया गया। हमारा जो एक सिस्मोग्राफ है जो मेनली अर्थक्वेक रिकॉर्ड करता है, वो वाइब्रेशन रिकॉर्ड करता है। अर्थ की वाइब्रेशन, जब भी अर्थ की वाइब्रेशन होगी, जो भी कोई वाइब्रेशन होगी उसको रिकॉर्ड करेगा। अब वो वाइब्रेशन चाहे अर्थक्वेक से हो या सुपरसोनिक उससे हो या कोई व्हीकल उसके नज़दीक से जा रहा हो, तभी वाइब्रेशन रिकॉर्ड होती है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो इसीलिए उस दिन भी एक वाइब्रेशन हुई थी, साउंड के साथ ये हुई थी, तो वो इसमें रिकॉर्ड। वैज्ञानिक रमेश कुमार के मुताबिक धमाके जैसी आवाज का भूकंप से सीधा संबंध है। भूकंप आने पर धरती के कई किलोमीटर नीचे ऐसी आवाजें होती हैं। हालांकि ये आवाजें ऊपर नहीं आ पाती, लेकिन इनके वाइब्रेशन से कंपन होता है। ऐसे में भूकंप ना आए तब भी धरती तेज धमाके पर हिल जाती है। सोमवार को भी देहरादून में आवाज से भी तेज रफ्तार से विमान गुजरने के चलते सुपरसोनिक बूम बना, जिससे विस्फोट जैसी तेज आवाज आई। इसी धमाके से धरती पर वाइब्रेशंस महसूस किया गया। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि जब किसी चीज की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा तेज होती है तो उसे सुपरसोनिक रफ्तार कहते हैं। फाइटर जेट की स्पीड अधिक होती है और यह विमान हवा में चलते समय साउंड वेव पैदा करते हैं। जब ये विमान ध्वनि की गति से भी तेज चलते हैं तो फिर धमाके जैसी आवाज आती है।
इसी आवाज को सुपरसोनिक बूम कहा जाता है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बिना किसी विस्फोट के आसमान से तेज धमाके की आवाज आई है। इससे पहले भी बेंगलुरु में ऐसी ही धमाके की आवाज सुनी गई थी, तब भी लोग सहम गए थे। बाद में पता चला कि ये सुपरसोनिक बूम था। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर ना तो सेना और ना ही प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है कि सुपरसोनिक बूम के चलते धमाके की आवाज आई थी। आइए विस्तार से जानते हैं कि देहरादून में हुए धमाके को लेकर रिसर्च करने वाले वाडिया इंस्टीट्यूट का क्या कहना है। हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट नरेश कुमार से बातचीत की। क्या पैमाना उसका नापा गया जो वाइब्रेशन? हाँ, मेनली अगर हम उसका डेटा एनालाइज कर वैसे उसमें हम उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं अर्थक्वेक से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो अर्थक्वेक होता है उसमें पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशन होती है, ठीक है, और उसको फिर हम एक मैग्नीट्यूड देते हैं जिसको हम अर्थक्वेक का साइज कहते हैं कि कितना बड़ा अर्थक्वेक आया है, वो हम वाइब्रेशन से करते हैं। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगी स्टेशन पे उतना बड़ा अर्थक्वेक होगा, उससे ये है। तो इसमें जो वाइब्रेशन हुई थी, क्योंकि इसका सुपरसोनिक का एक तो कोई लोकेशन नहीं होती, जब भी हमें अर्थक्वेक की वाइब्रेशन मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका एक हम लोकेशन निकालते हैं कि जो स्टेशन जहाँ पे रिकॉर्ड हुआ उससे कितने दूर अर्थक्वेक था, उसका केंद्र ढूंढा जाता है। केंद्र ढूंढना जाता है और उससे उसकी फिर डिस्टेंस ढूंढी जाती है और उसके हिसाब से फिर कितना उसमें वाइब्रेशन आई थी उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड उसका रिकॉर्ड करते हैं। इसको थोड़ा सा आप जो सुपरसोनिक का हुआ था ये आप कह सकते हैं कि वाइब्रेशन आई थी जो जैसे अर्थक्वेक में आती है उस तरह से ये था 1 मैग्नीट्यूड या 1.2 मैग्नीट्यूड तक हो सकता है। सर 1.2 मैग्नीट्यूड जैसा आपने बताया कि इस तरीके का रिकॉर्ड हुआ, ये आप सेंसर भी लगा हुआ है, ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये वो सेंसर है जो आप देखेंगे जो रिकॉर्ड करता है जो भी वाइब्रेशंस हैं, और उसका डेटा आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे कि जो जो यहाँ पर ये सेंसर रिकॉर्ड करता है, मतलब इस तरीके से रखा गया है पूरी बैलेंस तरीके से। और ठीक पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है मेरे, आपको दिखाना चाहेंगे, अपना कैमरा पर्सन का ये स्क्रीन दिखाएं। ये स्क्रीन पे देखिए जो ये डेटा आ रहा है ये वाइब्रेशन का डेटा है। जितना ये वाइब्रेट होता है वो डेटा तुरंत इस स्क्रीन पर शो करता है। ये वाडिया हिमालयन संस्थान है जिसमें ये सेस्मोलॉजी लैब है जो पूरे रिकॉर्ड्स को वो करता है। हम अभी डॉक्टर नरेश से जानेंगे एक चीज़ और। सर जो 1.2 मैग्नीट्यूड था, क्या ये उत्तराखंड चूंकि सेस्मिक जोन में आता है, अगर हम बात करें कितना वेरिएबल, मतलब क्या एहतियातन क्या करना चाहिए था? इससे कोई बड़ी बात भी हो सकती है, इस तरीके की पुनरावृत्ति बार बार हो तो जनमानस के लिए क्या कुछ इसका नुकसान हो सकता है? नहीं, इसमें जनमानस का इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये तो सरफेस पे हुआ था, ऊपर हुआ था, तो उसमें कोई ज़्यादा क्षति और उसका होने का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और ये तो 1 मैग्नीट्यूड या 2 मैग्नीट्यूड वैसे तो अर्थक्वेक आते रहते हैं, बट ये उसको इससे नहीं रिलेट करना चाहिए कि उसका नुकसान ये क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा और जगह भी जैसे कहीं रिपोर्ट किया, बेंगलोर वगैरह में भी वो पहले भी रिपोर्ट हुए हैं, तो एक ये तो वाइब्रेशन है ऊपर वो हुआ है बैठे। अच्छा सर, जैसे देहरादून सेस्मिक जोन में उत्तराखंड, जो कि पहाड़ की रेंज हमेशा संवेदनशील रहती है, इन संवेदनशीलता में अभी भी हम लोग काफ़ी दूर हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती, भूकंप आने वाला है, तो लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, ये हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मेनली ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अर्थक्वेक से कैसे बचना चाहिए। अर्थक्वेक है वो तो हिमालय में आते रहेंगे, क्योंकि उसका एक कारण है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ टकरा रही है और एनर्जी स्टोर कर रही है, और ये कभी न कभी अर्थक्वेक आएगा, बड़ा अर्थक्वेक आएगा। उसके लिए अगर हमें करना है तो हमें बिल्डिंग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आरसीसी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जिससे नुकसान कम हो, क्योंकि अर्थक्वेक से कभी नुकसान नहीं होता, नुकसान जान माल का या उसका जो है वो बिल्डिंग से होता है। अगर हमारी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उसमें नुकसान होगा। हम एग्जांपल कई ले सकते हैं, इवन जापान का ले सकते हैं और हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। जापान में 8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं लेकिन उसमें नुकसान बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आता है तो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। और वो एक यही कारण है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो आरसीसी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वो अर्थक्वेक रेजिलेंट कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जिससे हम नुकसान कम कर सकते हैं। अर्थक्वेक आते रहेंगे,
अभी तक इसको प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता, मतलब पहले बताया भी नहीं जा सकता, पहले इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है, और ना ही इसे रोका जा सकता है। तो इससे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही है कि हम अर्थक्वेक रिजल्टेंट सोसाइटी कैसे बनाएं, कैसे इससे नुकसान से हम बच सकें, कैसे कम से कम नुकसान हो, उस तरह से हमें काम करना चाहिए। और ये अवेयरनेस वाडिया इंस्टीट्यूट या और भी संस्थान जो काम कर रहे हैं, IIT रुड़की है, वाडिया इंस्टीट्यूट है, या हमारा नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी है, ये कई बार उसकी अवेयरनेस देता है कि हमें इस तरह से बिल्डिंग बनानी चाहिए और इस तरह से होना चाहिए। और जहाँ जहाँ सेस्मिक हज़ार ज़्यादा है वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट पूरी तरह से होना चाहिए। आप देहरादून ले लो या उत्तराखंड ले लो, वो हाई सेस्मिक जोन में आता है, जिसमें हमने इंडिया को 4 सेस्मिक जोन में अभी तक डिवाइड किया हुआ है। हाई सेस्मिक जोन 5 है जो, और उत्तराखंड उसमें आता है, और पूरा हिमालय ही उसी में आता है। आप उत्तराखंड ले लो, हिमाचल ले लो, जम्मू एंड कश्मीर ले लो, या आप उधर अरुणाचल लिए ले लो, तो इसमें अर्थक्वेक आते रहते हैं। और पहले के बड़े बड़े अर्थक्वेक हमें मालूम भी है, जैसे 1905 में कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था 7.8 का। अभी हाल में 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का। और उससे पहले 1934 में बिहार में अर्थक्वेक आया था, वो भी 8.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। फिर शिलोंग में 1897 में अर्थक्वेक आया था, या असम में 1950 में अर्थक्वेक आया था। मुजफ्फराबाद में आपका 7.6 का 2.5 में अर्थक्वेक आया था। तो ये अर्थक्वेक तो यहाँ आते हैं और आते रहेंगे, और इसका एक जो कारण है वो है, और उससे हमें बचना चाहिए, उसके तरह से हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेश, जो बता रहे थे तफसील से कि जो सुपरसोनिक बूम था उससे कितना वाइब्रेशन आया। चूँकि हिमालयन रेंज में उत्तराखंड बसता है, तो नो डाउट ये सेस्मिक जोन है, और यहाँ पर भूकंप आते रहेंगे। भूकंप की आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर हमें कैसे बचना है उस पर विस्तार से इन्होंने बताया कि हमें अगर बचना है तो अपने कंस्ट्रक्शन, अपने आवासीय, इसको भूकंप रोधी बनाना होगा, तभी क्षति को रोका जा सकता है। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।